Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to study about the reproduction in animals. Animals के अंदर भी asexual type of reproduction भी observe की जाती है और sexual type of reproduction भी मौजूद है. इनकी asexual types इस session में इंशाल्लाह ताला देखते हैं. Details बोर्ड पे. Alright students, we are going to discuss the asexual reproduction in animals. जी स्टूडेंट्स, अब बुनियादी तौर पे जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया और स्टडी भी किया कि प्लांट्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, asexual as well as sexual reproduction. In the same way, animals have the ability to reproduce asexually as well as sexually. अब जो reproduction हमें नजर आएगी simple organisms के अंदर, invertebrates के अंदर, they can be unicellular और simple multicellular. Mostly उनके अंदर asexual type of reproductions observe की जाती हैं, alright? जिसमें हम animal-like protists को भी discuss करेंगे और फिर उसके बाद simple multicellular organization वाले triploblasts को भी discuss करेंगे. Then will be the sexual reproduction. Sexual reproduction में condition जो हमने apply की हुई है, there should be two partners और फिर उसके बाद वहाँ पे fusion of gametes होनी चाहिए and then later on fertilization और फिर development of new individual. Alright? In other cases, some other organisms, again the lower organisms, they have hermaphrodite condition जिसके अंदर एक ही organism में हमें testes और ovaries बनते हुए नजर आते हैं और फिर वहीं पे ही fertilization हो जाती है और offsprings produce कर दिए जाते हैं. Alright? So now, if we enlist different types of asexual reproduction, इसमें हम स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे आसान चीज एंड दैट इज फिजन. फिजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बाइनरी फिजन and multiple fission in animals also. जी स्टूडेंट्स, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग अप, ब्रेक डाउन, अलहदा हो जाना, डिटैच हो जाना ओरिजिनल पेरेंटल सेल से. अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि फिजन जो हमें नजर आएगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स अमीबा को. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. अब जब हम देखते हैं कि एक अमीबिक सेल या अमीबॉइड सेल जो है ये इनफ मैच्योर हो चुका हो, उसके बाद ये अचानक से तकसीम होना शुरू हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है. This is binary fission. In the same way, paramecium also divides. तो वहां पे भी हमें binary fission नजर आ रही है कि जब एक सेल तकसीम होके दो डॉटर सेल्स बना देगा. In the same way, sometimes under unfavorable conditions देखा गया है कि कुछ animal like protists, especially amoeba को ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, कि इनके अंदर क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट. ऑलराइट, अब जो सिस्ट बन जाती है उसके बन जाने का मतलब ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए एक बाहर रेजिस्टेंट लेयर बना दी गई है और अंदर ही अंदर न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा पैदा कर दिए जाते हैं. यानी कि जो ओरिजिनल पेरेंटल न्यूक्लियस था वो डिवाइड होता चला जाता है और फिर अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्मिक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज बना लेता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक न्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिक टेरिटोरियल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. तो एक ही सेल के अंदर जब बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज मल्टीपल फिजन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इट इज बडिंग. बडिंग में स्टूडेंट्स आउटग्रोथ्स डेवलप होना और उन आउटग्रोथ से बाद में एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाना. द बेस्ट एग्जांपल इज डिप्लोब्लास्टिक हाइड्रा. ऑलराइट, हाइड्रा के अंदर ये चीज देखी जाती है कि ये जो इसकी पोलिप स्टेज है इसके अंदर एक आउटग्रोथ बनती है और फिर वो आउटग्रोथ थोड़ी सी बड़ी हो जाने के बाद उस आउटग्रोथ को डिटैच कर दिया जाता है. फिर वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाता है. चूंकि सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है तो किसी ना किसी जगह पे जाके फिक्स होगा और उसके बाद ग्रो होके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है. सो दिस इज बडिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ द नेक्स्ट टाइप इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इट इज अ प्रोसेस टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट. यानी स्पेशली लिजर्ड्स वगैरह की एग्जांपल आप लोगों ने देखी हुई है कि छिपकलियों की जब दुम गिर जाती है, वो इनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है,
अपने प्रेडेटर को देखते हुए या कोई और अटैक करे या इवन के आप बाजू का अटैक करें तो अपनी टेल को खुद से डिटैच कर देती है छिपकली और फिर उसके बाद थोड़ी देर से के बाद नई दुम बना दी जाती है। दिस इज रीजनरेशन। इसी तरह स्टारफिश में भी ये चीज ऑब्जर्व की गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लेनेरिया के अंदर एक हमें स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रीजनरेशन नजर आती है कि अगर बॉडी को दरमियान में से काट दिया जाए दो हिस्सों में तो उसमें से फर्दर जो टेल एंड है वो हेड बना लेगा, जो हेड वाला हिस्सा है वो टेल बना लेगा। दिस इज रीजनरेशन। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल टू रीजनरेट इज इन स्पॉन्जेस, कि अगर स्पॉन्जेस को हम बिल्कुल पकड़ के और मसल दें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तो चूंकि लोअर या सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उस चूरे से भी वो नया स्पॉन्ज ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज रीजनरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ आप जो नेक्स्ट चीज याद रखेंगे इट इज अबाउट टिश्यू कल्चर, देन क्लोनिंग एंड आइडेंटिकल ट्विन्स एंड ट्रिपलेट प्रोडक्शन, इसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स यहां पे काबिल गौर चीज ये है कि जब भी टिश्यू कल्चर की टर्म हमारे सामने आती है तो फौरी तौर पे हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन प्लांट्स की तरफ चली जाती है कि प्लांट्स के सेल्स के पास इतनी एबिलिटी है कि एक सेल से पूरा नया पौधा पैदा किया जा सके। तो इस टोटिपोटेंसी वाली जो एबिलिटी है उसको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए प्लांट्स के सेल्स को निकाल के आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर लैब में ग्रो किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स का टिश्यू कल्चर करना तो आसान है। तो क्या यह भी मुमकिन है कि एनिमल्स का भी टिश्यू कल्चर किया जा सके? यस, एनिमल्स के अंदर भी सेल्स के सैंपल्स को निकाल के लैब के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, ड्रग्स और हार्मोन्स के इफेक्ट्स देखे जाते हैं और स्टडी किए जाते हैं। तो ये वाली बात काबिल गौर है यहाँ पे कि एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू कल्चर पॉसिबल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद द अल्टीमेट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज क्लोनिंग। शुरू में सिर्फ प्लांट्स की क्लोनिंग की गई लेकिन बाद में डॉली ने एक नया रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया कि एनिमल्स के अंदर भी सक्सेसफुल क्लोनिंग की जा सकती है। विद सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस टेक्निक को इंप्लीमेंट किया गया और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, ह्यूमंस की जो क्लोनिंग है इट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, इट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? अब प्लांट्स के लिहाज से जब हम इसको स्टडी करते हैं तो आपने एक टर्म सुनी हुई है पार्थेनोकार्पी। ऑलराइट, पार्थेनोकार्पी क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का प्रोड्यूस हो जाना। तो यहां पे भी टेक्निक वही है लेकिन हम यहां पे मेनली कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? एनिमल्स की एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स हम गौर करेंगे इस बात पे कि क्या कोई एनिमल इस तरह का है कि जो बगैर फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब है यस। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस को इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ऑलराइट, and the second one is known as diploid parthenogenesis. जी स्टूडेंट्स, अब ये दोनों अल्फाज जो हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से तो आपके जहन में आ जाने चाहिए कि हैप्लॉइड क्या है? इस तरह का ऑर्गेनिज्म या कोई सेल जिसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। ऑलराइट, फिर जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पे दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए दैट हैव केम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ऑलराइट, फिर इसका मतलब यह है कि अगर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस अलग-अलग से हो रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हों। ऑलराइट, आपकी बुक की एग्जांपल यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। फॉर द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में और इनके जो हाइव्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं जो शहद की मक्खियों के छत्ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे एक क्वीन मौजूद होती है। कुछ इस तरह की मक्खियां हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, दे आर मोस्ट प्रोबेबली द मेल्स। ऑलराइट, और फिर इसी तरह कुछ वर्कर्स भी होते हैं कि जिनके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों पॉसिबल हैं। अब स्टूडेंट समझने की बात यह है कि ये जो एक डिफरेंट हायरार्की बन जाती है इसकी वजह से इन शहद की मक्खियों ने अपने काम बांटे हुए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर सोशल इंसेक्ट्स। अब ये जो सोशल इंसेक्ट्स हैं इसमें क्वीन इज द रियल क्वीन, क्योंकि क्वीन को अल्लाह ताला ने यह खासियत भी दे दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से वर्कर्स या ड्रोन्स या क्वींस पैदा करवा सके। ऑलराइट, तो इसके लिए जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसको जरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये बात नोट कर लें कि हनी बीज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न हमें नजर आता है
इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयडी, हैप्लोडिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न। जी स्टूडेंट्स, अब ये हैप्लोडिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न से क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं या ड्रोसोफिला की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई की, तो हमारे ज़हन में एक बात आती है कि इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विद द एक्स क्रोमोसोम इट शुड बी अ फीमेल ऑफस्प्रिंग, ऑलराइट। और इसी तरह इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विद अ वाई क्रोमोसोम इट शुड बी अ मेल ऑफस्प्रिंग। तो ये इस चीज को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इस चीज का अंदाजा लगाना कि कौन से सेक्स क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से किस तरह के जेंडर वाले ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, दिस इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न यहां पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इट इज हैप्लोडिप्लॉयडी, और ये चीज काबिले गौर है और समझने से ताल्लुक रखती है। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, ऑलराइट। नाउ व्हाट आर ड्रोन्स? ड्रोन्स के लिए मैं स्पेसिफिक फीचर्स यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय unfertilized eggs, all right, they are haploid and they are mostly males. They have total 16 number of chromosomes. All right students, अब ये बात हमारे ज़हन में फौरन आ जानी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि क्वीन जो के पूरे छत्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एक छत्ते के ऊपर एक बड़े क्लस्टर ऑफ हनी बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी मर्जी से ही मेल्स पैदा करे, अपनी मर्जी से ही फीमेल्स पैदा करे, और फिर क्वीन कौन बनेगा ये भी डिसाइड कर लिया जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यही बात हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है कि बुनियादी तौर पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्वीन डिसाइड करेगी, उसी की वजह से डिसाइसिव पावर्स इसके पास आ जाती हैं। और वो क्या है कि जिस तरह ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी तरह हम कहेंगे कि वर्कर्स और क्वीन इटसेल्फ, ये किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग्स, ऑलराइट, देन दे आर डिप्लॉयड, मोस्टली दे आर फीमेल्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर इन फीमेल्स में से ही बाज़ औक़ात क्वींस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है ये भी मैं अभी बताता हूं आपको, ऑलराइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं। एक वो वाला ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं कि ये अनफर्टिलाइज्ड है बट स्टिल द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्वीन को अल्लाह ताला ने खास किस्म का एक सैक दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिके, ऑलराइट। वहां पे स्पर्म्स स्टोर कर लेती है क्वीन। अब नॉर्मली जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो हमें पता होता है कि द मेल गेमीट्स विल डायरेक्टली गो टू द यूटेरस और लेटर ऑन इनटू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इट विल कंबाइन और यूनाइट विद द ओवम। लेकिन क्वीन के पास एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी या टेक्निक मौजूद है। वो ये कि ये स्पर्म्स रिसीव तो कर लेती है मेल से, लेकिन उसके बाद क्वीन की अपनी मर्जी होती है कि ये एग के साथ उसको फ्यूज करवाए, फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल होने दे या ना होने दे। अब यहां पे हमें पता चलेगा कि अगर तो क्वीन बगैर फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एग्स दे दे तो इसका मतलब ये है कि ऑल दोज हैप्लॉइड एग्स दैट हैव बीन लेड डाउन विदाउट फर्टिलाइजेशन दे विल डेवलप इनटू द ड्रोन्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह अब दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाएं कि अगर क्वीन का जी चाहे तो वो स्पर्म्स को एग्स के साथ फ्यूज करवा दे, और स्पर्म्स के साथ एग्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाके क्वीन का काम है कि अंडे दे देना। फिर वहां पे जो पहले से वर्कर्स काम कर रहे हैं वो दो तरह की जेली बनाते हैं, दो तरह की खुराक बनाते हैं, ऑलराइट, जिसमें एक तरह की खुराक को हम कहते हैं वर्कर जेली और दूसरी को हम कहते हैं रॉयल जेली और द क्वीन जेली, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब ये जो वर्कर्स यहां पे पहले से जेली बना रहे हैं, ये क्या करते हैं, दोनों तरह की जेलीज बना के प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो भी मक्खी, यानी वही जो हनी बी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर तो वो वर्कर जेली खा रही है तो इसका मतलब ये है कि इट विल बिकम अ वर्कर फॉर फ्यूचर।
और इसी तरह से अगर इसने क्वीन बनना है तो इसको रॉयल जेली प्रोवाइड की जाएगी, और क्वीन बनने वाले जो आमतौर पे इंसेक्ट्स नजर आते हैं या लार्वे नजर आते हैं वो जरूरत से ज्यादा ही खा रहे होते हैं। यही वजह है कि बाद में क्वीन जो है वो हमें ज्यादा बड़ी और डोमिनेटिंग सा स्ट्रक्चर बनाती हुई नजर आती है विद इन द हाइव। अब यहां पे स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि जो ड्रोन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये खुद क्या हैं, हैप्लॉयड। तो यही हैप्लॉयड ड्रोन्स अगर गेमीट्स पैदा करना चाहें तो दे विल प्रोड्यूस द गेमीट्स बाय माइटोसिस, और माइटोसिस से पैदा शुदा गेमीट्स को क्वीन की मर्जी है कि वो स्पर्मेथिके में सैक के अंदर जाके उसको स्टोर करके रखे, या क्वीन की मर्जी है कि वो जाके एग के साथ फ्यूज करवाने की इजाजत दे दे। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन्स मजीद पैदा किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब दूसरी तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है द अदर टाइप इज डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया जाता है विद इन एफिड्स। So it is diploid parthenogenesis। अब हम जब पार्थिनोजेनेसिस की टर्म यूज कर रहे हैं तो हम ये बात जहन में रखेंगे कि यहां पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाएंगे दे विल हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिसके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम मिसाल जो ले रहे हैं इंसेक्ट है एफिड। नाउ व्हाट आर एफिड्स, आप लोगों को याद होना चाहिए कुछ इस तरह के डिपेंडेंट इंसेक्ट्स जो कि हर्बेशियस स्टेम वाले पौधों के अंदर अपने स्टाइलेट्स वगैरह या स्पेसिफिक मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट करते हैं और फिर उन पौधों का सैप खुद से पी के और फिर बड़े होते हैं और गुजारा करते रहते हैं। सो दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलराइट, अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम टेक्निकली रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि जो फीमेल एफिड्स हैं इनके अंदर जब ओवा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब कभी भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओवा प्रोड्यूस करेगा तो यहां पे मियोसिस होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि जब एफिड के अंदर मियोसिस होती है तो उस वक्त द ओवा ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन दे अंडरगो अ टोटल नॉन डिसजंक्शन। ऑलराइट, नॉन डिसजंक्शन क्या था भला, कि जब क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि असूलन जब भी कोई सेल डिवाइड होगा उस वक्त क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स को सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब यह पता चलता है कि ये क्रोमोसोम्स अब अपने सेंट्रोमेयर से अलहदा नहीं हो रहे, जो बाइवेलेंट्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे, मियोसिस 1 के अंदर ही वो सारे एक साइड पे चले जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज टोटल नॉन डिसजंक्शन। इसकी वजह से चूंकि ओवम के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो रही है तो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे दे विल बी फीमेल्स। ऑलराइट, so what is the cause of the diploid parthenogenesis? It is total non-disjunction of chromosomes in ova, all right, and the offsprings produced are diploid females. All right students, हमारे लिए ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि चूंकि ओवा से प्रोड्यूस हो रहे हैं there is no interference of the male gametes, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे they will be identical to the mother, तो that's why it is known as diploid parthenogenesis। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद कम नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए। अब इसी तरह की एक और चीज हमें प्लांट्स के अंदर भी नजर आती है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। जी स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस इज जस्ट लाइक द डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। यहां पे आप क्या याद रखेंगे कि वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स नोन एज ओव्यूल। ऑलराइट, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो यू कैन डिफाइन इट एज इमेच्योर सीड, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जिसने मेच्योर हो जाने के बाद सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाना है। अब इसके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज मौजूद हैं जस्ट लाइक द न्यूसेलस, ऑलराइट, और वी कैन से द मेगास्पोर। इनमें से कोई एक सेल जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है,
it will start to grow into a new individual embryo. Alright? अब इन्होंने अगर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाना है तो आप गौर करें कि यहां पे अभी तक कोई भी पोलन ग्रेन तो आया नहीं, कोई पोलन ट्यूब तो बनी नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन तो भी हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई है तो दिस इज जस्ट लाइक द पार्थिनोकार्पी, लेकिन यहां पे क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल खुद से ही एम्ब्रियो बन गया है. इट विल बी अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो. तो इस वजह से इसको हम स्पेसिफिकली नाम दे रहे हैं एपोमिक्सिस. आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट